शादी की पहली रात को अपनी बीवी का घूंघट उठाने के लिए मैं आगे बढ़ा तो वो दर्द से चिल्लाने लगी और बोली, मेरे पेट में बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है। मैं उसे अस्पताल लेकर पहुंचा तो उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। मैं तो सोचते ही रह गया था और बीवी से बोला, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो वो मेरे पैरों पर गिर कर बोली, मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का समय दे, नहीं तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैं मान गया तो वो बोली, आप कभी भी इस बच्चे का चेहरा नहीं देखेंगे, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। मुझे उस बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए इस बात के लिए मैं राजी हो गया और उस बच्चे को घर ले आया। मगर उस बच्चे के आने से मुझे अपने कारोबार में बहुत मुनाफा होने लगा। मेरे मन में ईर्ष्या पैदा हो गई और मैं सोचने लगा, जरा उस बच्चे का चेहरा तो देखूं। मगर बीवी उसके चेहरे को हमेशा ढक कर रखती थी। एक दिन मौका पाकर मैं उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि वो बच्चा तो आज मेरे छोटे भाई की शादी थी। वो बहुत ही खुश लग रहा था। मेरे दिल में भी शादी का ख्याल आया, मैं अपना घर बसा लूं, क्योंकि मैं अच्छा खासा कमाता था, जबकि मेरा छोटा भाई तो मेरे पास ही काम करता था और उम्र में मुझसे 10 साल छोटा था। मैंने अगले ही दिन माँ से इस बारे में बात की और बोला, माँ मेरी भी शादी करा दो, 36 साल का हो चुका हूँ, यूं ही उम्र बीत जाएगी तो हाथ मलता रह जाऊंगा। लेकिन माँ जोर जोर से हंसने लगी और बोली, शाम तुम्हारे मन में शादी का विचार कहाँ से आया, और अभी जल्दी भी किस बात की है? अभी तो रोहन की शादी है, अभी इस शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, ऐसे में तुरंत तुम्हारी शादी कैसे मुमकिन हो सकती है? मेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। मैं बोला, रोहन से बड़ा तो मैं था, इस रीति रिवाज के मुताबिक आप मेरी शादी पहले करती, लेकिन आपने मेरे बारे में सोचा नहीं। अब मैं अपनी फ़िक्र ना करूं तो क्या पड़ोसी मेरी फ़िक्र करेंगे? माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही झलकती रहती। अब भी वो मुस्कुरा रही थी। बोली, क्यों फ़िक्र करता है मेरे बच्चे? तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ निकालूंगी। रोहन की शादी तो मैंने इसलिए की है क्योंकि वह ठीक से कोई काम धंधा नहीं करता। बीवी आएगी तो सिर पे जिम्मेदारी आ जाएगी। मैंने सिर हाँ में हिला दिया तो माँ उठकर मेरे लिए 1 गिलास पानी और 2 गोलियां ले आई। वो बोली, ये लो। मैंने चेहरा बिगाड़ते हुए कहा, माँ आप हर रोज़ मुझे ये कड़वी गोलियां क्यों खिलाती हो? तो माँ बोली, शाम तुम तो ये गोलियां बचपन से खा रहे हो, क्योंकि तुम्हें गुर्दे की तकलीफ़ है ना। डॉक्टर ने कहा है कि ज़रा सी लापरवाही से बना बनाया इलाज बिगड़ जाएगा। फिर सोचो तो तुम्हारी शादी कैसे करूँगी? मैंने हंसकर वो दवाई खाई और अपने काम पर आ गया। रोहन की बीवी बहुत अच्छी लड़की थी, मेरी बहुत इज्जत करती, मुझे हमेशा भैया भैया कहकर पुकारती। जब रोहन बाहर से आता तो वो गुलाब की तरह खिल जाती। मेरे भी दिल में चाहत थी कि मेरी भी बीवी मेरे लिए अलग अलग तरह का खाना बनाए, मेरे घर आते ही खुश हो जाए। लेकिन माँ इस तरह से मेरी शादी की बात को टाल रही थी जैसे उनका बेटा बदल जाएगा। मैंने माँ से कई बार शादी के बारे में कहा तो वो आखिर मजबूर हो गई और मेरे लिए लड़की ढूंढने लगी। बहुत लड़कियां देखने के बाद माँ को पायल नाम की लड़की पसंद आ गई। माँ ने मुझे उसकी तस्वीर भी दिखाई थी तो मैं खुशी से उछल ही पड़ा था। वो इतनी हसीन थी कि कोई जवाब ही नहीं। मैंने माँ को हाँ कह दी तो शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी। सोच सोचकर ही दिल खुश हो जाता कि पायल मेरी बीवी बनकर इस घर में आ जाएगी, फिर मेरा ख्याल रखेगी। शादी का दिन आया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। रोहन मुझे कहता, अपनी आज़ादी इस तरह कुर्बान मत करो, बीवियाँ आज़ादियाँ कैद कर लेती है। दूर बैठी रोहन की बीवी उसे घूर घूर कर देखती तो वो मजाक में हंस देता। हम बारात लेकर पहुँचे तो दुल्हन बन के सजी पायल को मेरे साथ बिठा दिया गया। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शादी की रस्म पूरी हो गई, फिर दुल्हन की विदाई का समय हो गया और हम फिर घर वापस आ गए। मुझे मेरे चचेरे भाई ने घेर लिया। रात होने लगी मगर उन्होंने मुझे दुल्हन के कमरे में जाने की इजाज़त नहीं दी। रात को 10 बजे माँ ने सभी को घर भेज दिया और मुझे भी मेरे कमरे में भेज दिया। मैं कमरे में गया तो पायल सुहागन के पल्लू में मेरे इंतज़ार में बैठी हुई थी। मैं उसके पास गया तो रोते हुए बोली, पिछले 2 घंटे से मेरे पेट में बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है, अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप भगवान के लिए मुझे हॉस्पिटल लेकर चलिए। मुझे पायल पर दया आ गई। मैं उसे संभालते हुए हॉस्पिटल ले आया। ये बात मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर थी। ऐसा कैसे हो सकता था? इतना बड़ा धोखा। वो नर्स मेरी तरफ देखकर बोली, आपकी बीवी आपसे मिलना चाहती है। मैं नर्स के पीछे पीछे चल पड़ा। बेड पर पायल आराम से लेटी हुई थी। मेरा दिल कर रहा था कि थप्पड़ मार मार कर इसकी जान ही निकाल दूं। मैं बोला, पायल किसका गुनाह लेकर तुम मेरे घर आ गई हो?
तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई इतना बड़ा धोखा देते हुए? लेकिन तुम बेफिक्र रही। मैं जानता हूँ कि तुम जैसे धोखेबाजों से कैसे निपटा जाता है। मैं तुम्हें अभी तलाक दे के आज़ाद कर देता हूँ। मेरी ये बात सुनकर पायल के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। वो उठ के मेरे पास आई और मेरे कदमों में बैठकर रोने लगी और बोली, मुझे इस तरह अपनी ज़िंदगी से बेदखल मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन आप मुझे इस तरह धुतकार देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? आप मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, तब तक मैं अपने ठिकाने का इंतज़ाम कर लूँगी। शाम, अगर आज आपने मेरी इज्जत बचा ली तो क़यामत के दिन भगवान आपकी मदद करेगा। पायल के इन शब्दों ने मुझे हिला कर रख दिया। हम अपने रोज़ की ज़िंदगी में कितना ही गुनाह करते हैं, लेकिन भगवान उस पर पर्दा करके हमें बदनामी से बचा लेता है। तो मैं कौन होता हूँ अपनी बीवी को यूँ सरेआम बदनाम करने वाला? मैं बोला, ठीक है पायल, 1 हफ्ते का वक्त है तुम्हारे पास। पायल रोते हुए हंस दी, फिर बोली, शाम, आप कभी भूल कर भी बेटे की शक्ल मत देख लेना, नहीं तो गजब हो जाएगा। अब भला मुझे बीवी के बच्चे से क्या मतलब था जो मैं उसकी शक्ल देखता रहता? इसलिए मैंने पायल से वादा कर लिया तो वो बिल्कुल बेफिक्र हो गई। अब सबसे ज़्यादा डर मुझे अपने घर वालों के सवालों से था। भला उनसे अब मैं क्या कहूँगा? शादी की पहली रात ही मेरे घर बच्चा कैसे पैदा हो गया? पायल शायद मेरी सोच में डूबी हुई शक्ल देख के समझ चुकी थी, इसलिए बोली, शाम, आप घर वालों की बिल्कुल परवाह मत कीजिए, उन सबको मैं संभाल लूँगी। पायल की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज दे दिया। हम दोनों सुबह जब घर पहुंचते तो लिविंग रूम में मेहमानों से भरा हुआ था। सब हमें देखकर चौंक गए, जबकि फिक्र से मेरा हाल बुरा हो चुका था। माँ जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है शाम, तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे? पायल आगे बढ़ी और बोली, माँ जी, रात को अचानक मेरा पानी पूरी खाने का मन हो गया था। मैंने शाम से जिद की तो वो मुझे अपने साथ ले गए। फिर हम गार्डन चले गए तो गार्डन के पिछले हिस्से में हमें नवजात शिशु की आवाज़ आने लगी। हमने जल्दी से आगे बढ़कर देखा तो ये नन्हा सा बच्चा चादर में लिपटा हुआ था। ये बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मैं इसे अपने साथ घर ले आई हूँ। लिविंग रूम में मौजूद सब लोगों को मानो जैसे सांप सूंघ गया था। माँ आगे बढ़ी और उन्होंने पायल के हाथ से बच्चे को ले लिया और बोली, शाम, तुम जानते हो ना, यूँ मिलने वाले बच्चे गुमनाम बाप की निशानी होते हैं। तुम इस बच्चे को अपना नाम, अपनी मोहब्बत तो दे सकोगे ना? मैंने नाम में सिर हिला दिया और बोला, मैं कुछ नहीं जानता, ये आपकी बहू का कारनामा है। इतना कहकर मैं अंदर चला गया। शादी के बाद फंक्शन हमने कैंसिल कर दिया था और खाना अनाथ आश्रम में भेज दिया। सब मेहमान अपने घर लौट गए और मैंने भी वापस काम पर जाना शुरू कर दिया। मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ मेरे साथ? मेरी बीवी हर वक्त अपने बच्चे में ही उलझी रहती और यूं अपने बेटे का चेहरा छुपाती जैसे वो कोई और ही हो। मैं परेशान सा रहने लगा था, जबकि रोहन और उसकी बीवी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। पायल ने अपने बेटे का नाम राहुल रखा था। माँ भी राहुल के साथ घुल मिल गई थी। वो अक्सर मुझे समझाया करती थी, शाम, अगर दिल बड़ा करके इस बच्चे को घर ही ले आए हो तो इससे यूँ दूरी मत बना कर रखो। नेकी करने के बाद उसे दरिया में मत डालो। माँ की बातों को एक कान से सुनकर मैं दूसरे कान से निकाल दिया करता। मैं कपड़े की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहा था। रोहन को भी मैंने उसी फैक्ट्री में काम पर रखा था और कुछ ही महीनों से मेरा काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था, मगर अब तो जैसे काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। मुझे लगने लगा था शायद ये सब उस बच्चे के आने की वजह से हुआ है। पायल का ये बच्चा बहुत अच्छी किस्मत वाला है। मैं अब पायल को वापस जाने को भी नहीं कहता था, कहीं फिर से मुझे धंधे में नुकसान न सहना पड़े। मेरा दिल कहता था मैं पायल और उसके बच्चे को अपना लूँगा, मगर दिमाग इस बात के लिए राजी नहीं होता कि मैं इस किस्म की औरत के साथ हरगिज आगे की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता जो शादी से पहले ही बच्चे को जन्म दे चुकी हो। रात को जब मैं अपने घर गया तो बच्चा दवाई पी के सो गया था। मुझे भी नींद आ गई। न जाने मैं कितनी देर यूं ही सोता रहा। फिर मेरी आंख राहुल के रोने से खुली। मैं उठ के बैठ गया तो पायल को इधर उधर तलाश करने लगा, मगर वो कमरे में नहीं थी। मैंने बच्चे को देखा तो वो चेहरे पे पड़े कपड़े की वजह से परेशान हो रहा था। वो उस कपड़े को अपने नन्हे नन्हे हाथों से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। पहले तो मैंने सोचा
पायल को बुला लेता हूँ, मगर फिर ख्याल आया ऐसे छोटे बच्चे से क्या दुश्मनी कि उसके चेहरे से मैं कपड़ा भी ना हटा पाऊँ। मगर फिर पायल की कही हुई बात आज फिर मेरे कानों में गूंजने लगी कि बच्चे की शक्ल मत देखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने सर झटक दिया और सोचा जो होगा देखा जाएगा। मैंने हिम्मत करके बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटा दिया तो ये देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो बच्चा तो हूबहू मेरे जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे राहुल मेरी ही फोटोकॉपी हो। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और पायल अंदर आ गई। वो मुझे और राहुल को साथ बैठा देखकर हक्का बक्का रह गई। वो भागती हुई मेरे पास आई और बोली, आपने ये क्या कर दिया? मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया और बोला, पायल मुझे ये बता, ये बच्चा किसका है? तुमने मुझसे शादी से पहले कब और किसके साथ शादी की थी, या फिर शादी के बिना ही जन्म दिया है? इसे मैं एक बात जानना चाहता हूँ। पायल बोली, श्याम आप सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं दहाड़ कर बोला, जब मैं शादी की पहली रात को जन्म लेने वाले बच्चे को बर्दाश्त कर सकता हूँ तो यकीन मानो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। पायल गहरी सोच में पड़ गई। ऐसा लग रहा था कि मानो फैसला नहीं कर पा रही थी कि सच बताऊं या झूठ। फिर हिम्मत करके बोली, श्याम ये बच्चा आपका है। मैं हंस पड़ा और बोला, पायल मुझे मालूम है तुम जैसी औरतें इसी तरह के जवाब दे सकती हैं, लेकिन मैं अब कोई बकवास बात नहीं सुनूंगा। मैं सब सच जानना चाहता हूँ। याद रखो, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। पायल रोने लगी और बोली, श्याम आप मुझ पर यकीन करें, ये सच में आप ही का बच्चा है। मुझे पायल अच्छी लगने लगी थी, इसलिए मैंने कभी उसकी मर्जी के खिलाफ सवाल नहीं पूछा था, लेकिन आज मैंने ये सवाल पूछ ही लिया तो उसका झूठ सुनने तो मैं दंग रह गया। पायल तुम एक जीते जागते इंसान पर झूठ इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो? तुम यकीन करो, मैं जितना प्यार तुमसे करता था उतना ही प्यार हमेशा करूँगा, मगर एक शर्त है, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। पायल रोते हुए बोली, श्याम मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, मेरा दिमाग घूमने लगा था। मैं उसे कमरे में छोड़कर बाहर आ गया। मैं सोचने लगा था कि इतनी प्यारी और मासूम सी लगने वाली लड़की इतनी चालाक निकली है। मैं तो ये सोचने लगा था कि जिस लड़की ने 9 महीने तक अपना पाप अपने माँ बाप और दूसरे लोगों से छुपा कर रखा था, वो तो सब कुछ कर सकती है। मेरे फैसले की घड़ी पहुंच चुकी थी। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं पायल को तलाक दे दूंगा, क्योंकि झूठे इंसान पे भरोसा मैं नहीं किया जा सकता। इंसान की सिर्फ ज़बान ही सब कुछ होती है। जब वो अपनी ज़ुबान ही साफ नहीं रख सकता तो पीछे बचता ही क्या है। लेकिन राहुल वो मेरे जैसा क्यों था? उसकी शक्ल मुझे इतनी क्यों मिलती थी? मैं अपनी सारी दोस्तियाँ याद करने लगा। कॉलेज के ज़माने में मेरी कई लड़कियों के साथ दोस्ती रह चुकी थी, लेकिन असल में वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त थी और कुछ नहीं। अब 5-6 सालों में मैंने किसी लड़की से बात तक नहीं की। फिर ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? ये भी हो सकता था कि पायल सच ही कह रही हो, मगर कैसे? मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मेरे सामने पायल का सच आ जाएगा मैं उससे अलग हो जाऊंगा। रात को जब मैं घर लौटा तो मैंने पायल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और सोने के लिए लेट गया। राहुल सारी रात रो रहा था। 4 घंटा पहले पायल ने मुझे झिझोड़ कर डाला था। वो गुस्से में बोली, पहले तो आपको मालूम नहीं था कि ये बेटा आपका है, जब अभी मालूम पड़ ही गया है तो आपसे मुझे इस तरह के बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। ये बच्चा सारी रात बुखार से तपता रहा है, मगर आपको इस पे जरा भी दया नहीं आई। मैं गुस्से से बोला, दवा पिला दो उसको, मेरा सिर मत खाओ। पायल बोली, सारी रात 4-4 घंटे बाद मैं इसे दवा पिलाती रही हूँ, इसलिए इसका बुखार उतरना होता तो कब का उतर गया होता। आप हमें अस्पताल ले चलें। मुझे बच्चे पर तरस आ गया तो मैं उन दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचा। नर्स ने उस पर इलाज करना शुरू कर दिया। 2 घंटे बाद उसका बुखार उतर गया था। डॉक्टर ने दवा देकर उसे डिस्चार्ज दे दिया। मेरे दिल में विचार आया, क्यों ना मैं इस बच्चे का DNA टेस्ट करवा लूँ। अगली बार जब पायल बोलेगी कि राहुल तुम्हारा बेटा है तो ये उसके मुंह पर दे मारूंगा। अब तो उसे मजबूर होकर सच बताना ही पड़ेगा। मैंने पायल से छुपाकर उस बच्चे का DNA टेस्ट भी करवा लिया। रिपोर्ट कल मिलने वाली थी। हम घर पहुंच चुके थे। राहुल का बुखार जोर से अब टूट चुका था। वह भी सारा दिन आराम से खेल रहा था। मैं कल का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था और आखिरकार इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई और नए दिन का सूरज निकल आया। सुबह 11 बजे मुझे लैब से कॉल आई कि आप आकर रिपोर्ट ले जाएं। मैं धड़कते दिल के साथ लैब में पहुंचा। वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं सच में अचरज में पड़ गया। मेरा और राहुल का DNA मैच हो गया था। ये साबित हो चुका था कि वो मेरा ही बेटा था। मेरा दिमाग घूमने लगा था। मेरे सिर में इस कदर दर्द होने लगा था
कि मुझे जगह से उठना भी मुश्किल हो रहा था। जब जरा सा संभला तो घर के लिए निकल पड़ा ताकि पायल से पूरी हकीकत जान सकूं। मैं जब घर पहुंचा तो माँ और पायल साथ में बैठकर किसी के बारे में बात कर रही थी, लेकिन मुझे देखकर चौंक गई। मैंने वो रिपोर्ट पायल के मुंह पर दे मारी। मैं बोला, इस रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि राहुल मेरा बेटा है। अब तुम ही बताओ ये सब कैसे है? मैंने तुम्हें पहली बार शादी के दिन ही देखा था, उससे पहले मैं तुम्हें जानता तक नहीं। फिर ये सब कैसे हुआ? माँ बोली, शाम, ये रिपोर्ट सच है, तुम ही इसके बाप हो। मैं माँ की तरफ हैरानी से देखने लगा और बोला, आप भी इसके साथ इसके झूठ में शामिल हैं? मेरे सिर में अब जोर से दर्द होने लगा था। मुझे चक्कर आने ही लगे थे और मैं चक्कर से नीचे गिर गया और जब होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। मैं सोती जागती तकलीफ में था। जैसा लग रहा था कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और कोई तेज तरार ट्रक मेरी गाड़ी से टकराया था और फिर शोर ही शोर था। मुझे अस्पताल लाया गया। फिर मैंने दोबारा आंखें बंद की तो मेरे सामने शर्मीली सी पायल खड़ी थी और कह रही थी, मुबारक हो, मैं पेट से हूँ, आप बाप बनने वाले हैं। मैंने झट से आंखें खोल दी। सामने पायल और माँ ही खड़ी थी। माँ मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी और बोली, बेटा, आज से 1.5 साल पहले मैंने तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से करा दी थी। तुम बहुत खुश थे अपनी ज़िंदगी में क्योंकि पायल तुम्हारी पसंद थी। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और फिर पायल पेट से हो गई। तुम दिन रात बच्चे के आहत में बहुत खुश रहने लगे थे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन फिर एक दिन फैक्ट्री से तुम वापस आ रहे थे, तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम कोमा में चले गए। तुमने 9 महीने एक लाश की तरह गुजारे थे और फिर तुम भगवान की दुआओं से ठीक होकर घर आ गए। लेकिन तुम्हारी याददाश्त खो चुकी थी। तुम पायल को भूल चुके थे। तुम जब घर वापस लौटे तब पायल को मारने पीटने लगते। तुम उसे अपने कमरे से भगा देते। उसके लिए मारपीट अच्छी नहीं थी क्योंकि वो पेट से थी। उसके बच्चे को नुकसान पहुंचने का खतरा था और फिर तुम्हारी तबीयत भी इसकी वजह से ठीक ना होती। इसलिए मैंने पायल को उसके मायके भेज दिया। तुम्हें हर रोज़ याददाश्त वाली और जख्म भरने वाली दवाइयाँ ये कहकर खिलाती कि तुम्हारे गुर्दे में तकलीफ़ है। हालांकि तुम तो बिल्कुल ठीक थे। भगवान की कृपा से तुम बिल्कुल ठीक हो गए। रोहन की शादी के बाद जब तुमने अपनी शादी की रट लगा दी तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं तुम्हें टालती रही। फिर सोच विचार के मैंने रिश्तेदारों को बुलाकर पायल को दोबारा दुल्हन बना के लाई और फिर पायल ने मुझे वो सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस दिखा दी जिसमें हमारी शादी हुई थी। मैं कोमा में रहा था और सब कुछ भगवान की मेहरबानी थी जो मैं कोमा से बाहर निकल आया था। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।